जय हिंद वॉरियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्लिश के टॉपिक से जो कि हमेशा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रोनाउन। हाँ, प्रोनाउन हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में और आज मैं प्रोनाउन को डिटेल में बताने वाली हूँ जो कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, सिर्फ मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो कि आप लोग को एकदम याद रखनी है, जो कि आप लोग को सिर्फ समझना है। प्रोनाउन में उतने ही टॉपिक आते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को थोड़ी-सी ये चीज़ें बता दूँ कि मैंने ये सीरीज़ किस तरीके से चल रही है हमारी। आप लोगों ने सजेस्ट किया कि इस सीरीज़ का नाम रखें वॉरियर सीरीज़। तो इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है हर टॉपिक और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना मैं खुद करूँगी एक्सप्लेन ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है? और इसी तरीके से मैं वोकैब की सीरीज़ और अगर आपको जीके जीएस भी चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है? तो इस सीरीज़ में मैं इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट करने वाली हूँ जब तक कि हमारी पूरी ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाती और साथ के साथ रिवीजन भी होगा। सिर्फ 20 डेज़ में मैं इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म कर दूँगी, 20 टू 25 डेज़ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन भर में 2 से 3 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ो और मेरी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो, बट इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको सिर्फ यही इतना अपने दिमाग में रखना है कि यही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आएँगी बस। इसके अलावा प्रोनाउन से कुछ नहीं आ सकता जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रोनाउन होता क्या है? हालाँकि मैंने इससे पहले एक वीडियोज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन की डेफ़िनिशन बताई है। प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है? यानी जो नाउन है हमारा उसको रिप्लेस उसकी रेपिटेशंस को हटाता है, ठीक है? उसकी रेपिटेशन में को रोकता है, इसे कहते हैं हम प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि प्रोनाउन में इम्पॉर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको टाइप्स बता दिया है, इससे पहले वाली वीडियोज़ में, और प्रोनाउन होता क्या है वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। जबकि वैसी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती है, लेकिन आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए आज मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन में जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो देखो, जो सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे हम बोलते नहीं है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हूँ, यानी हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, ठीक है ना? तो ये होता है सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, जो कि हम अपने बारे में बात करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे बात करते हैं, लाइक मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देयर, लाइक दैट, दैम, इस टाइप से, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट की बताऊंगी ताकि आप लोग वो चीज़ें लिख लेना जितनी इसमें लिखी हुई है। आप अपने नोट्स जहाँ पे बनाते होगे वहाँ पे प्रोनाउन की हेडिंग डालना, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है? और आगे जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होता है। फर्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप एक टॉपिक डाल के इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे लिख लेना कि जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, इस टाइप के जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होता है। कभी भी माई आ जाएगा उसके बगल में नाउन होगा ही होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव लास्ट में आते हैं और उनके साथ नाउन का यूज़ नहीं होता, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है इसके साथ कभी भी नाउन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे जो नाउन का है वो दिखा देते हैं जो कि हमें गलत होता है। तो यहाँ पे हमें नाउन का यूज़ नहीं करना होता है, लाइक माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, जबकि इट का कोई भी जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसे अच्छे से बताऊँ तो आई का हो जाएगा मी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स, he, him, his, she, her, hers, it, its, और उसके बाद इसका कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करें दे, दैम, देयर, देयर्स, हु, whom, whose, whose। तो इसमें हमें मेन क्या ध्यान रखने की बात है, सिर्फ इतनी है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो उसके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन है उसके साथ कभी भी नाउन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारे जितने भी केसेस होते हैं हमारे, जो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, या पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की।
तो अगर मैं बात करूँ कि आपको याद क्या रखना है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। लाइक कहीं भी हमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हूँ, इस टाइप के जो वर्ड्स दिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और ये जो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, हूँ, ये सारी चीज़ें दिखेंगे तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। यानी ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं और ये जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है इसमें हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो, फर्स्ट पर्सन मतलब हो गया सिंगल, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी। यानी इसका जो होता है वो मी होता है ऑब्जेक्टिव और इसका होता है अस, ठीक है। तो यानी आई और वी जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट बात करूँ मैं सेकंड पर्सन की, तो जो यू होता है वो सिंगल यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। मैं अगर इसे दूसरे कलर से लिखना चाहूँ तो लाइक दिस, ओके। तो ये जो है ये होता है सेकंड पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पर्सन, तो जितने हमारे ये बचे ये सारे हो गए हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये है टोटली जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसका मेन है कि ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया ये दोनों, ये हो गए सेकंड पर्सन और ये हो गए थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही, शी, इट थर्ड पर्सन। और ये मैं इतनी बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये होता है कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसका एक रो होता है 2 3 1 1 2 3 2 3 1 इस टाइप से, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आगे जाने वाले हैं, बट यहाँ पे वो जब कंपेरिजन करते हैं ना तो उसमें आता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता कौन कौन है, और इसके ये ऑब्जेक्टिव केस सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेम ये टेबल अपने नोटबुक में बनाना आप लोग, ठीक है। अपने जहाँ पे भी आप लोग नोट्स बना रहे होगे सेम टेबल आप लोग ये बनाना और इसे अच्छे से ध्यान में रखना, रिवीजन करना, तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पर्सन कौन है या उसका सब्जेक्टिव केस कौन है, ऑब्जेक्टिव केस कौन है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन यानी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन का ऑर्डर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ जर्नल, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लैक पेन, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल, यानी जर्नल यानी जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव, ये जो भी नॉर्मल केसेस होते हैं, जैसे वो जा रही है, वो खाना खा रहा है, ठीक है। ये जो जो नॉर्मल केसेस होते हैं ना, कि किसी भी सेंटेंस का एक नॉर्मल केस जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो केसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं जर्नल केस, ठीक है। इनका जो ऑर्डर होता है, इन सबका एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर है 2 3 1। ये कलर थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा इसलिए हम राइट, ओके। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 3 1। ये ऑर्डर आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी कह दे, यानी कोई भी आप सेंटेंस देखो, अगर वो जर्नल आप लोगों को दिख रहा है तो वो उसका ऑर्डर जो होगा वो 2 3 1 होगा। यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन यानी यू आएगा, फिर उसके बाद आई या वी में से आएगा, सॉरी। तो देखो, मैं इसलिए इसको ज़्यादा बता रही हूँ कि आप लोगों को इसको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आप आगे जैसे भी कोई भी सेंटेंसेस या कोई भी क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें यही क्वेश्चन होता है कि कौन से पर्सन्स आते हैं। यानी पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी हो गया हमारा यू, ओके। तो सबसे पहले तो यू आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा जो कि है हमारा आई या फिर वी, ठीक है। ये होता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इस टाइप से। तो आप इसे याद कर सकते हैं 2 3 1, ठीक है। यानी जब भी हमारा जो जर्नल केसेस होते हैं तो उसमें हमेशा इसका ऑर्डर होता है 2 3 1। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। पहले यू यानी सेकंड पर्सन, फिर ही यानी थर्ड पर्सन, आई यानी फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं इसी में बताऊं कि अगर इसमें गलती क्या होती है, एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, खुद मेरे एग्जाम में आया, मैंने पेपर दिया हुआ था ना, तो मेरे एग्जाम में यही आया था कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे, ही लिख देंगे, फिर उसके बाद आई लिख देंगे एंड देन यू लिख देंगे, ठीक है। ही, आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। तो आपको इसमें क्या आता है कि गुड फ्रेंड्स है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम तीनों, मतलब ही, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी हमें पता है कि हम तीनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, ये एक जर्नल
सेंटेंस नहीं होगा, मतलब नॉर्मल सेंटेंस कि ठीक है अच्छे दोस्त है, कुछ नहीं है इसमें, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है कि अगर ये जर्नल सेंटेंस है यानी इसका जो फिर ऑर्डर बनना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 1। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होगी कि इसका ऑर्डर 2 3 1 बनना चाहिए, तो अगर ही, आई एंड यू दिया हुआ है तो मतलब ये गलत है, क्योंकि ये तो हो गया जो ही है वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन, जो आई है वो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हो गया वो हमारा सेकंड, तो ये तो 1 रहा है, तो ये तो गलत है। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें लाना होगा आगे यू को, यानी जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है यानी यू, एंड देन फिर हम 3 को लेंगे यानी यू ही, और उसके बाद हम लिखेंगे एंड, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट वे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं यानी जिसमें पॉजिटिव और नॉर्मल केसेस होते हैं, ठीक है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, वो खाना खा रहा है, या फिर हम तीनों मिलके खाना खा रहे हैं, तो ये जनरल केसेस है, पॉजिटिव नॉर्मल एकदम। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा 2 3 एंड 1। इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनप्लीजेंट एक्ट, यानी जहाँ पे हमारी कोई गलती हो रही हो, कोई नेगेटिविटी आ रही हो, या कोई कह सकते हैं ना गिल्ट वाली कोई मिस्टेक्स हो रही हो, ठीक है ना, वहाँ पे यानी उसने चोरी की, तो चोरी क्या है, एक मिस्टेक है, एक नेगेटिविटी है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कि अनप्लीजेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 एंड 3। इसका ऑर्डर होता है 1 2 और 3, यानी पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट में आएगा या तो आई आएगा या तो वी आएगा, एंड देन आएगा हमारा यू, एंड देन उसके बाद आएगा ही शी इट दे जो भी हो, ठीक है, उसके बाद ये आएगा। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक। आई यानी हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद यू यानी हो गया हमारा सेकंड पर्सन, एंड ही यानी थर्ड पर्सन। आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक, यानी मैंने, तुमने और उसने मिलकर मिस्टेक की, हमने मिस्टेक की। तो इसमें क्या है, ये मिस्टेक मतलब क्या हो गया, गलती हो गई ना, एक मिस्टेक है, एक गलती। अनप्लीजेंट एक्ट मतलब यही है कि कोई भी गलती हो, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन कुछ भी हो, नेगेटिव सेंटेंस अगर है उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमें दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा अनप्लीजेंट एक्ट, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो कोई भी चोरी हो, नेगेटिविटी हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो इस टाइप के जितने भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्लूरल प्रोनाउन रूल, यानी प्लूरल नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसमें कोई भी चीज़ें प्लूरल है तो उससे उससे होता है, लाइक वी यू दे, यही तीनों चीज़ प्लूरल हो सकती है, यानी वी हम, यू तुम, उसके बाद दे यानी सब, हम सब, ठीक है। ये जो है ये प्लूरल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा तो इसका जो ऑर्डर रहने वाला है वो होने वाला है 1 2 3। देखो दो चीज़ों का ऑर्डर 1 2 3, एक तो अनप्लीजेंट एक्ट का और एक प्लूरल का, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसमें तीनों चीज़ें जैसे इनमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक है जो कि मिस्टेक्स और गिल्ट वगैरह नेगेटिविटी को दिखा रहा है, एक है वो सिर्फ प्लूरल सेंटेंसेस को दिखा रहा है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, यू वी एंड दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, इसमें कोई भी ऐसा बता दो जो सिंगल हो, नहीं है ना, क्योंकि ये तीनों जो है वो सारे प्लूरल होते हैं। तो यानी वी यू एंड दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, अगर इसमें कोई भी सिंगल वर्ड आ जाता, लाइक ही आ जाता, आई आ जाता, तो हम ये मानते कि ये जो सेंटेंस है वो गलत है। अगर यहाँ पे तीनों में अगर है, तो यहाँ पे फिर हमें अगर तीनों, देखो तीनों अगर प्लूरल दिया हुआ है तो हमें इसका जो ऑर्डर लगाना है वो लगाना है 1 2 3, ठीक है। तो वी क्या है, वी हो गया 1, यू क्या है, यू हो गया 2, और दे क्या है, दे हो गया 3। यानी अगर हमारे पास प्लूरल सेंटेंसेस आते हैं तो उसका ऑर्डर हमारा 1 2 3 होने वाला है। अनप्लीजेंट एक्ट यानी कोई नेगेटिविटी आती है तो उसका भी 1 2 3 होने वाला है। अगर कोई जर्नल आता है तो इसका 2 3 1 होने वाला है। तो सिर्फ अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखो कि अगर जर्नल है या कोई पॉजिटिव है तो इसका हो जाएगा 2 3 1, लाइन वाइज ही याद रखना, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है, ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव है तो इसका हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है अगर कोई प्लूरल है कुछ भी, तो उसके बाद उसका हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसी तरीके से मैंने लाइन वाइज अपने दिमाग में रखा था। ये रटने वाली चीज़ है, ज़्यादा समझना नहीं है, मेरे को तो रटने वाली चीज़ें लगती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि बस इसमें रटना है कि बस इतना जान लो कि अगर जर्नल है तो 2 3 1, और बाकी कुछ भी है तो 1 2 3। जर्नल में आपको पता चल जाएगा, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है तो वो जर्नल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये
देखो मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं रखे हैं इसलिए क्योंकि आप एग्जांपल ना कहीं से भी देख लोगे, ठीक है। बट ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, ये मेरे नोट्स हैं। क्योंकि हम नोट्स में ना ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं रखते, आप एग्जांपल अदर टीचर से जाके आप पढ़ लेना। जैसे जैसे अनुज सर की जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप देख लो, कोई मैराथन आप देख लो, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। बट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, सेम वही चीज़ें वो भी बताएंगे। बट मैंने सारी चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट बताई हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी मैंने आपको अनप्लेजेंट एक्ट वाले जितने भी ऑर्डर्स समझाए हैं ना, इन तीनों में से एक ऑर्डर 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये लिख लेना अच्छे से। ये एक लाइन जो मैंने आपके सामने रख रखी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट, बी वर्ब, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, जो भी आप लगा लो, विल, शैल। उसके बाद सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या है? इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऐसे लिख लो। ये ऐसे एरो डाल दोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा कि इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आता है। कभी भी इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा और कोई केस आ ही नहीं सकता। कई बार हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही देते हैं जो कि गलत है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज दैम अगेंस्ट whom फिंगर वॉज रेज्ड। एक सेकेंड, हाँ, इट वॉज दैम अगेंस्ट whom फिंगर वॉज रेज्ड। इट के बाद आप पूरी सेंटेंस देखो ही मत, सिर्फ आपको ये देखना है कि इट है, इट के बाद क्या दिया हुआ है। इट के बाद कोई भी इज़ामार, बी वर्ब जो है ना, इसका मतलब है कोई भी इज़ामार, वॉज, वर, हैड, हैव, कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक फॉर्म आएगी, ठीक है, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? देम, जो कि बिल्कुल गलत है। देम आ ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ आता है सब्जेक्टिव केस। यानी इट के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस यहीं पर आपका काम आता है कि सब्जेक्टिव केस होते कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, हु, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है ना, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई का जैसे मी, वी, आर, अस, जो भी हिम, हिज, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, हिम, हर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इट के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस। आप सिर्फ इतना लिख लो, इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, चाहे कोई सा भी है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी है, आप तुरंत हटाओगे। यानी यहाँ से इट के बाद हमेशा का आएगा? दे आ जाएगा, क्योंकि उसी का लिखना है। जैसे यहाँ पे दैम है, दैम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? दैम है दे का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे। इट वॉज दे अगेंस्ट होम फिंगर वॉज रेज्ड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इट वॉज हिम, हिम क्या है? एक हिम है, एक ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्टिव। तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस क्या है? वो है ही। इसलिए आपको वो चीज़ें, वो टेबल जो है वो याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी जो तुलना होती है, कह सकते हैं उसका जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस से होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका जो कंपैरिजन होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से होता है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, यू आर मच बेटर देन आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा था, ये मैंने करेक्ट करके लिखा है ताकि आप लोग को ईजी हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा था यू, मेरी राइटिंग इस पर थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है। यू आर मच, एक सेकेंड, ओ यार, बेटर देन मी, समझ लेना, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी बन रही है इस पर। यू आर मच बेटर देन मी, इसका क्या मतलब है? इसमें गलती क्या है? यानी ये जो यू की तुलना है ना, बे यार, यू की जो तुलना है ना वो मी से करी जा रही है। यू आर मच बेटर देन मी, यानी तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे बेहतर हो। तो तुम कहा जा रहा है और मुझसे, यानी ये जो यहाँ पे है ना, यू क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप ये डाउट मत रखना कि क्या हम ऑब्जेक्टिव केस को ही क्यों बदल रहे हैं, हम सब्जेक्टिव केस को भी तो बदल सकते हैं। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो मतलब ये सही है। बट नहीं, जो यू है ना वो एक यू है, यहाँ पर जो यू है वो एक सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये मी
आई हटा दो और यहाँ पे लिख दो मी, ठीक है। मैंने बिना फालतू में उतना लंबी लाइन लिखी थी। देखो, यू आर मच बेटर देन मी, यानी तुम मुझसे बेहतर हो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, तो हमेशा यही एक रूल है, जो सब्जेक्टिव केस होता है उसके सब्जेक्टिव से तुलना होती है, अगर ऑब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव से ही तुलना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मी को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई। तो इसीलिए ये मैंने करेक्ट फॉर्म लिखी है कि यू आर मच बेटर देन आई। यहाँ पे हमें एग्जाम में मी दिया होता है, यही एक छोटी सी जो गलती एग्जाम में दी होती है और वही हमें पकड़ना होता है। तो यहाँ पे मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ ये है कि अगर सब्जेक्टिव केस है तो वहाँ पे सब्जेक्ट से ही उसकी जो कंपैरिजन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस से ही उसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपकी बात करती हूँ कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि यू आर मच बेटर देन आई, यू आर मच बेटर देन मी नहीं होगा, जबकि सुनने में मी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यू आर मच बेटर देन मी, नो। ये जो है ये एक गलत सेंटेंस होता है, जो कि हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं कि यू आर मच बेटर देन मी, ठीक है। तो लेकिन ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है। इसमें क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हमें बोलना होगा यू आर मच बेटर देन आई। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ, आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज सी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन मी। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन ज़रूर होने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है सही का टिक और यहाँ पे लिखा हुआ है मी, और जबकि यहाँ पे है आई। और अभी मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस से ही होगी उसकी कंपैरिजन, उसका सब्जेक्टिव केस से ही होगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे मी सही है और यहाँ पे आई लगाना पड़ा, और जबकि यहाँ का सब्जेक्ट भी आई है, सोचो। तो देखो, इसका आंसर है कि ये बिल्कुल सही है। वो क्यों, पहले सेंटेंस समझो, इसमें क्या कह रहा है, आई विल नॉट बी सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, विल है तो होऊंगा, ठीक है, क्योंकि सी कंसीडर्स यू मोर डिजर्विंग देन मी, वो ऐसा मानती है, वो ऐसा कंसिडर करती है कि तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। यानी मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि वो ऐसा मानती है कि तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तो ये जो आई है ना, ये इससे इसका कंपैरिजन हो रहा है। आई का किससे कंपैरिजन हो रहा है, सी से, ठीक है। यहाँ पे जो यू है ना, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये जो मी है ये है ऑब्जेक्टिव केस। अब ये कैसे, आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि शी, वह मानती है। तो मेरा कंपैरिजन किससे हो रहा है, शी से, यानी इसका जो है इसका कंपैरिजन हो रहा है इससे, ठीक है। ऐसे इसके तालमेल जुड़ रहे हैं, इसका कंपैरिजन हो रहा है इससे, जबकि ये भी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो यानी यहाँ पे जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव केस हमारा हो गया, और इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यानी यहाँ पे जो ये यू है इसका कंपैरिजन हो रहा है मी से, ठीक है। यानी हो तो मुझसे ही रहा है कंपैरिजन कि तुमसे हो रहा है, लेकिन तुमका जो यहाँ पे जो ये चीज़ें दी हुई है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इंसान दो है, ठीक है। लेकिन शी यानी तीसरे की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लोग जा रहे हैं किसी ऑफिस में और वहाँ पे मान लो प्रमोशन की बात कर रही है, तो फिर वहाँ पे ये कह रहा है कि वो ऐसा मानती है मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, यानी हाँ सिलेक्शन किया है, हाँ तो यही मान लो कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि वो ऐसा मानती है कि तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो यानी आई का कंपैरिजन हो रहा है सी से, और जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस हो चुका है। तो यानी देखो, आपको पता है कि यू 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 ही होता है, क्योंकि यू का कोई ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं होता, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये देखो, यू योर जो होता है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, योर जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यानी यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे सब्जेक्टिव केस का बात कर रहा है या हमारे ऑब्जेक्टिव केस का बात कर रहा है। तो ये आप जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस किस टाइप से सेंटेंस में आते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस जो है वो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है ना, इससे इसके साथ इसकी जो है यानी आई की जो है वो सी से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और जो यू है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है और इसका कंपैरिजन हो रहा है मी से, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यहाँ पे आई होता ना तो ये गलत होता। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी मैं सिलेक्ट नहीं हो सकूंगा क्योंकि वो ऐसा मानती है कि तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो यानी आई का जो है वो शी से कंपैरिजन, यू का जो है मी से कंपैरिजन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो पीछे कर लेना वीडियो और वापस से सुन लेना, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लेना कि पहली बात तो इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, एंड सेकंड चीज़ कि कोई भी सब्जेक्टिव केस हो उसका सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्टिव केस का उसका ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंस जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो अच्छे से बिल्कुल इसे कंप्लीट करके जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताने वाली कि ये है क्या और इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। पहली बात, ये तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है ना कि आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रेपोजिशन आए उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही है कि कोई भी प्रेपोजिशन ऑन, इन, फ्रॉम, कोई भी प्रेपोजिशन अबव, अंडर, बिहाइंड, लाइक दैट, कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ ही होगा। हमने कई बार जगह देखा हुआ है कि लाइक हमें दे दिया ऑन, ही, इन, शी, अबव, आई, दैट इज़ रॉन्ग। शी की जगह हमारा हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और ही की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस, आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो हमेशा जो भी प्रेपोजिशन होती है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ होता है। और इसके बाद मैंने ये कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता होती कि प्रेपोजिशन ये भी होती हैं। जैसे हमें सिर्फ इतनी ही पता है कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रेपोजिशन लिखी, लाइक लेट, लेट के बाद लिख लेना हमेशा इस तरीके से कि ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट, एंड ऑल, एंड नॉट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और ये पेपर में आते ज़रूर हैं। हमें लेट के बाद बहुत जगह हमें लेट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही दिखेगा, और यही छोटी सी माइनर सी मिस्टेक होती है जो कि हमें एक नंबर दिलवाती है या फिर हमारे 0.25 मार्क्स कम भी कर देती है अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। देखो, मैं स्लाइड पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, मैंने मेरे नोट्स से लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सोचो कि नोट्स में सिर्फ इंसान मेन पॉइंट्स लिखता है, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स है, तो आप लोग को ये अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ मैं छोटे छोटे, लाइक लेट आई डू दिस वर्क, लेट आई डू दिस वर्क, मैं कर दूँ। तो इसमें क्या है, लेट के बाद क्या है, आई, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ये आई हटाओ, इसकी जगह लिखो लेट मी डू दिस वर्क, जबकि सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेट आई डू दिस वर्क, नो, लेट मी डू दिस वर्क, ये हो जाएगा करेक्ट। एवरीबडी बट ही वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, एवरीबडी बट, अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एवरीबडी बट ही वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, बट ये बट के बाद हमारा आया क्या है, सब्जेक्टिव केस आया। यहाँ पे आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर बट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो वो क्या हो जाएगा, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो हो जाता है हिम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिम का, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी अगर जो हमारा जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे जैसे लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट, एंड ऑल, एंड नॉट, इस जैसे वर्ड्स हो या कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यही चीज़ें आप लोग लिख लेना और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ही लाफ्ड एट आई, ही लाफ्ड एट आई, एट क्या है, प्रेपोजिशन है ना, तो एट के बाद हमेशा आई क्यों आ सकते हैं, ही लाफ्ड एट मी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखा, अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, एक महीने से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अभी आपने शुरुआत नहीं की, या फिर भी मेरी ये वीडियो पहले ही देख रहे हो, तो आगे जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ, ठीक है। तो चलिए उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। फर्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु क्या होता है, हु एक सब्जेक्टिव केस होता है। हु का यूज़ हम हमेशा शुरुआत में करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो हु के साथ पूछते हैं, हु इज़ दिस, इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछते हैं ना,
तो ये होता है हु, जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क के साथ भी आता है, और ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर ही आता है। अब हु वर्सेस होम का एक केस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आता है, तो वो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी आप लोगों को कि हु वर्सेस होम क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि हु जो होता है वो एक सब्जेक्टिव केस होता है, होम जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद जो यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दैट। दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ये सारी चीज़ें। दैट जो कि सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होती है, सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज़्यादा दैट का यूज़ होता है। लाइक हम देखते नहीं है स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे जैसे बेस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एस टी वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये होती है हमारी थर्ड डिग्री। इसमें भी 3 डिग्रीज होती है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इस टाइप से डिग्रीज होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कभी वीडियोस में बताऊंगी कि इन तीनों डिग्रीज क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि दैट का जो यूज़ है वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, द सेम के साथ होता है, ओनली के साथ होता है, अ फ्यू के साथ होता है, नथिंग के साथ होता है, एवरीथिंग, एनीथिंग, लिटिल, नन, ऑल, एनी के साथ जब तब होता है यूज़ जब वहाँ पे वर्ब दी गई हो। अगर वर्ब नहीं है तो वहाँ पे एनी के साथ दैट का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद कोई भी एनिमल और प्लस पर्सन दोनों चीज़ होने चाहिए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक एनिमल आ रहा है और एक पर्सन आ रहा है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद समथिंग, समवेयर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हुज, ये पोजीशन के लिए होता है, यानी जहाँ पे भी हम अपना अधिकार दिखाते हैं। दिस बुक इज़ माइन, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन, मतलब ये जो बुक है ना ये मेरी है, यानी मेरा अधिकार है इस बुक पर। तो हम जहाँ पे भी पोजेसन दिखाते हैं ना, यानी पजेसिव एडजेक्टिव अभी हमने पढ़ा था ना, पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, अगर मैं पीछे जाके आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी ये माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। यानी दिस बुक इज़ माइन, दिस ग्रुप इज़ आस, यानी ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा अधिकार है इस ग्रुप पर, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं ये होते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो जाते हैं हमारे अधिकार यानी पजेसिव। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम पीछे जाके अपनी। तो जहाँ पे भी हमें अधिकार दिखाना होता है ना, तो वहाँ पे हमारा हुज का यूज़ होता है। जहाँ पे भी कोई भी सेंटेंस हो जहाँ पे अधिकार की बात हो तो वहाँ पे हुज का यूज़ होता है। कोई भी ह्यूमन बींग्स होता है ना, अगर उनके साथ हम इंटेरोगेटिव यानी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हमें हुज का यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम विच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, उसके साथ आता है। नेक्स्ट चॉइस के लिए आता है सबसे ज़्यादा, विच वन इज़ गुड, ठीक है, विच वन इज़ यू लाइक इट। तो इस तरीके से नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल के साथ जब हम इंटेरोगेटिव के फॉर्म में बात करते हैं ना तो आता है। देखो इसमें कन्फ्यूज़न क्या होगी कि यहाँ पे भी तो एनिमल एंड पर्सन था, फिर यहाँ पे ह्यूमन बींग्स था, फिर यहाँ पे इंटेरोगेटिव एनिमल्स था। ये क्या है, यहाँ पे जब भी एनिमल एंड पर्सन दोनों आएंगे तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एनिमल एंड पर्सन दोनों की बात हो। यहाँ पे जब ह्यूमन बींग के साथ हम क्वेश्चन मार्क पूछते हैं तो होता है। यहाँ पे जब एनिमल से हम क्वेश्चन मार्क पूछते हैं तो हमारी जगह विच का यूज़ होता है। यानी देखो विच का यूज़ कभी भी नहीं होता जहाँ पे लिविंग थिंग होती है ना, वहाँ पे विच का यूज़ नहीं होता। विच किसी भी थिंग्स के लिए आता है, लिविंग के लिए नहीं आता, ठीक है, यानी ह्यूमन के लिए नहीं आता, लेकिन ये आता है सिर्फ एनिमल्स के लिए आता है, ठीक है। विच का यूज़ एनिमल्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट नोट में क्या लिखना कि लिविंग नॉन लिविंग के लिए पोजीशन के लिए ऑफ विच का यूज़ करते हैं। यानी जब नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसमें अगर हमें पोजीशन दिखाना हो, नॉन लिविंग थिंग में अगर हमें पोजीशन दिखाना हो तो वहाँ पे हम ऑफ विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार कवर अप में आप लोग को बताऊँ कि हु क्या होता है, वो हमारा एक सब्जेक्टिव केस होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री हो, द सेम, ओनली, अ फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, लिटिल, नन, ऑल। एनी का यूज़ तब होता है जब वहाँ पे वर्ब दी गई हो, एनिमल प्लस पर्सन, समथिंग, समवेयर, इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं दैट का यूज़। अगर हुज़ आ रहा है, हुज़ का यूज़ तब करते हैं जब कहीं अधिकार यानी कहीं पोजीशन दिखाना हो, हमें कहीं अपना पोजीशन दिखाना हो तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग यानी जब ह्यूमन बीइंग्स की बात होती है तो वहाँ पे हम हुज़ का यूज़ कर लेते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है। नेक्स्ट विच का यूज़ हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, यानी कभी भी ह्यूमन के लिए विच का यूज़ नहीं होता। चॉइस कहीं आ जाए या कहीं एनिमल्स की बात आ जाए तो वहाँ पे हम विच का यूज़ कर लेते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया अभी पार्ट 1। जितने भी यहाँ पे जो भी कुछ मैंने लिखा हुआ है ये मेरे नोट से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसमें से एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हो। जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है।
इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं आगे भी इस वॉरियर सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। इसमें अभी ये पार्ट 1 है प्रोनाउन का, एक और मैं पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें प्रोनाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर अप कर दूँगी। और हाँ, मैंने इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं रखे हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा-सा कम समझ में आया होगा जो नए होंगे। तो इसका मतलब मेरा सिर्फ़ इतना है कि मैं आपको छोटी स्लाइड दूँ, कम टाइम लूँ आपका, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा कर जाऊँ, ठीक है? तो मेरा फ़ोकस है वो सिर्फ़ इतना है कि आप जो मेरी स्लाइड है ना, इससे आप अपने नोट्स पर लिखो, अपना नोट्स बनाओ और अच्छे से अपनी तैयारी करो। आप कहीं और टीचर से जाके पढ़ो, अच्छे से प्रोनाउन पढ़ो। वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है? आपका टाइम वो लेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएँगे। फिर उसके बाद आप मेरी वीडियोज़ देखो तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है? और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को पसंद आए हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।